जो पढ़ रहा है उसके भारतवर्ष की पैदाइश 15 अगस्त 1947 को नहीं हुई। कई बार लोग कह देते हैं तो वो बहुत बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष मूलतः एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक। और जैसा कि अभी राज्यपाल जी ने बताया आप लोगों को, इस देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है वह देश की अंतः चेतना, जो बहुत गहरी है, सशक्त है और समझदार है। हमारे देश का देश की एक बड़ी आबादी निरक्षर हो सकती है या साक्षर होकर भी अनपढ़ जैसी भी हो सकती है, लेकिन इस देश के स्वाधीन होने के बाद का 70 वर्षों का इतिहास यह प्रमाणित करता है कि देश का आम नागरिक, आम मतदाता, गांव गंवई व्यक्ति जो है वो किसी भी पाश्चात्य देशों के बहुत बड़े बुद्धिमान लोगों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है और उसी प्रकार से अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन हमेशा करता आया। मैं उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन अभी विश्व के कई राष्ट्रों में कई तरह के चुनाव हुए और आप लोगों ने देखा कि किस किस तरह के परिणाम आए। लेकिन हमारे देश में भले ही मतदाता अपने दिल को खोलकर किसी से बात न करे, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, निरपेक्ष सा, इसको अंग्रेजी में इंडिफरेंट कहते हैं, वो दिखे, लेकिन बटन कहाँ दबाना है वो जानता है। ये इस देश की शक्ति है। अभी नोटबंदी हो गई, एक सरकार का निर्णय था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो विषय नहीं है, लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। नोटबंदी के बाद पूरे 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सदन में चर्चा नहीं हो सकी। किसी न किसी बहाने से चर्चा नहीं होने दिया गया, क्योंकि ऐसा निश्चय कर लिया गया था। पहले कहा गया कि प्रधानमंत्री सदन में आए, हालांकि मामला वित्त मंत्रालय का है, प्रधानमंत्री से कोई सीधा संबंध होता नहीं है। फिर भी जब 2-3 दिन हंगामा हुआ तो हम लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी को कि भाई आ जाइए आप। उन्होंने कहा मैं बहस तो देख ही रहा हूँ अपने कमरे में बैठ के, मैं कुछ फाइलें निपटा रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन वो सदन में आए, बैठे, अब हंगामा होने लगा कि प्रधानमंत्री अपना बयान, चर्चा हो जाए तब कोई बयान हो, बगैर चर्चा के सरकार क्या बयान देगी।
सबकी बातों को सुनने के बाद सदन में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया है सरकार द्वारा या संबंधित मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री तो किसी भी विवाद में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये सब चलता है, जनता भी देखती रही इसको, क्योंकि आजकल पार्लियामेंट लाइव होता है, लोकसभा भी, राज्यसभा। सदन बार बार जो है अवरोध में बंद होता रहा, स्थगित होता रहा। हम लोग सेंट्रल हॉल में बैठ के गप्पे लगाते रहे, ठहाके लगाते रहे, लेकिन कोई उसका निदान नहीं निकला, क्योंकि निकलना नहीं। कोई मुद्दा हो तब तो चर्चा हो, कोई मुद्दा है ही नहीं। किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की। हिम्मत शब्द पे मैं जोर दे रहा हूं। ऐसे ऐसे विभूतियों ने भी, जिनके नाम बहुत कालाधन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सदन में हंगामे के लिए भी खड़ा जब हुए तो सबसे पहले सफाई दी कि मैं नोटबंदी के खिलाफ थी। पहला लाइन नहीं था, लेकिन जो तरीका हुआ उसके खिलाफ, कुछ समय योजना बन के होती, कुछ बता के किया जाता, तो बता के किया जाता तो नोटबंदी की खाक होती। खैर, मैं जो बात पे आ रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि तमाम विरोधी कोशिशों के बावजूद नोटबंदी के बाद जितने भी उपचुनाव हुए, नगर निकायों के चुनाव हुए, पंचायत परिषदों के चुनाव हुए, उसमें प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को समर्थन दिया जनता ने। ये नोटबंदी पे मुहर थी, फिर भी लोग समझ नहीं गए इसका। आज एक सी वोटर का सर्वे छपा है, 83%, 83% लोग कह रहे हैं कि हम नोटबंदी से परेशान जरूर हैं, लेकिन ये कदम सही है। मित्रों, देश आजाद हो गया और सत्ताएं बदलती रही। 10-11 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, नए प्रधानमंत्री आए, लेकिन एक बात मैं आपके विचार के लिए छोड़कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सत्ता परिवर्तन ही उद्देश्य था इस लोकतंत्र का। सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था वही रही। व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ नहीं। वही सरकारी मुलाजिम, वही उनके काम करने का ढंग, उसी प्रकार का प्रशिक्षण। अंग्रेजों ने जो पोस्ट कलेक्टर का लिखा था, कलेक्टर का हिंदी में मैं अनुवाद करता हूं कि खून चूसने वाला पदाधिकारी। कलेक्शन जिसका काम है, तू सोच। आज भी वो कलेक्टर बना। अरे भाई, लोकतंत्र में होकर जनता का सेवक है, कलेक्टर किस बात का है? व्यवस्था में परिवर्तन नहीं। अब उम्मीद की जा रही है कि मोदी जी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे। He wants transformation of the system. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम में जो जरूरी शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्त है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेन देन में पारदर्शिता हो, आप बहुत बड़े देशभक्त हैं,
लेकिन जिम्मेदार नागरिक तो तभी बनेंगे जबकि जिम्मेवारी से सारा काम करेंगे। अगर देश का 95% लेन देन नकदी में हो और देश के 1% आबादी जिसमें कि मुख्यतया नौकरी पेशा लोग हैं, उनके टैक्स से पूरी व्यवस्था चले तो ये कब तक चलेगी? अगर ट्रांसपेरेंसी होगी और अगर सारा काम पारदर्शिता के साथ बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से, कैशलेस तो मैं नहीं कहता लेकिन लेस कैश में कहता हूं, जरूरत भर नकदी का लेन देन आप करिए, जितना पर्स में होते उतना करिए, बाकी चेक कर कार्ड इस्तेमाल कीजिए, कार्ड की। तो इससे सारा कुछ पारदर्शिता से सिस्टम में आएगा और जब सिस्टम में आएगा तो जीडीपी बढ़ेगा और जब जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स कम होगा। तो अभी जो टैक्सेशन का रेट है इसमें गिरावट आएगी, क्योंकि जितना जरूरत है सरकार को उतना अगर टैक्स का कैनवस बड़ा हो जाएगा, टैक्स का नेट बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लोग टैक्स देने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से टैक्सेशन का रेट कम हो जाएगा। अभी अब जैसे 2.5 लाख तक आपको टैक्स फ्री है, हो सकता है कि ज्यादा अगर पैसा सिस्टम में आ जाए तो 2.5 लाख का 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, उतने आमदनी तक कोई टैक्स की जरूरत न पड़े। ये तभी होगा जबकि हम पारदर्शिता पूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई कह रहे थे कि राजनीति से कोई बू आती है, तो आती है, अभी तो आ रही है। खादी पहनने वाला आदमी जो है वो भ्रष्ट ही माना जाता है। आज कोई देखता है तो कहता है अरे खद्दर पहने हुए, लेकिन खद्दर तो भाई साहब मैं भी पहनता हूं। खद्दर सिर्फ काला भी होता है, सफेद ही नहीं होता है। तो लेकिन खादी के पीछे जो भावना गांधी जी की है वो तो किसी ने सोचा ही। लाखों करोड़ों महिलाएं जो घरों में रहती हैं और जो 2 घंटे 4 घंटे जो धागा बुनती हैं या कोई टेक्सटाइल के काम में लगती हैं, उससे कितना बड़ा रोजगार होता है, महिलाओं का क्या स्वावलंबन होता है। तो हम लोगों ने गांधी का नाम लिया और खादी को भूल गए, गांधी का नाम लिया कुटीर उद्योग को भूल गए, छोटे छोटे दुकानदार को भूल गए, बड़े बड़े मॉल बन गए। तो हमने पश्चिम की ढेर सारी बुराइयों को थोक भाव में अनुकरण किया, लेकिन पश्चिम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, उनका अनुकरण नहीं करते। एक अब्राहम लिंकन ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अमेरिका में सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अच्छा नहीं है, बल्कि अमेरिका अच्छा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में सड़कें, आज हम अच्छी सड़कें बनाना चाहते हैं तो हमें जमीन नहीं मिलती, क्योंकि वो कहते हैं कि तो किसानों के ऊपर लात मार रहे हैं। क्योंकि सड़कें बन जाएगी तो विकास होगा, विकास होगा तो कुछ लोगों के वोट बैंक को खतरा नजर आता है। आज जब हम बात करते हैं कि भाई रेलवे के ट्रैक बढ़े, सिन्हा साहब जरा क्षमा करेंगे, हमें बताया गया कि मिनट के हिसाब से कार्यक्रम चलेगा
और आपका द्रौपदी जी खींच रहा है, क्षमा करें, समय का ध्यान दें। मुझे समय की सीमा एंकर बता दे, जरूर बता दीजिए। नहीं, आप हमें बता दीजिए, स्लिप दे दीजिए, मैं खत्म कर दूँ। तो बात ये हो रही है कि देश किधर जा रहा है, तो इन चीजों को कुछ बताना जरूरी है कि देश को सही दिशा में, सही पटरी पर लाने में अवरोध क्या पैदा हो रहे हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। राजनीति देश के विकास के साथ नहीं होनी चाहिए। हम चुनाव जीतते हों या चुनाव हारते हों, ये कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। देश का विकास करना है, इसके लिए राजनीति में आना चाहिए, लेकिन देश के विकास में बाधक बनकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज एक टीवी डिबेट हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई 8 नवंबर से भाजपा के सांसदों के अकाउंट मांगे गए हैं। तो हमारे वो कांग्रेस के पूनिया जी थे हमारे साथ डिबेट में, तो उन्होंने कहा कि सिन्हा साहब अच्छा होता कि 6 महीने का अकाउंट दिया जाए। लाइव चल रहा था इंटरव्यू टेलीविजन पे। हमने कहा पूनिया साहब आप बड़े समझदार आदमी हैं, मैं तो 1974 से इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो 74 से अब तक का आप हमारा हिसाब ले लो, हमारी बीवी का ले लो, जब से बच्चे पैदा हुए बच्चों का भी ले लो। तो कह लगे नहीं, आप तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन आपके पार्टी में कुछ गड़बड़ लोग हैं। मैंने कहा सब पार्टी में गड़बड़ लोग हैं, लेकिन गड़बड़ लोगों को निकालने का ही तो इंतजाम हो रहा है। अगर आप किसी कैंसर ग्रस्त मरीज की इलाज करना चाहते हो तो कड़वी दवा उसको देनी पड़ती है, उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से गुजरना पड़ता है, वो फिर स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ होकर खड़ा होता है। मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां झेली हैं, आईसीयू में रहा हूँ, बड़ी मुश्किल हुई है, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने ठीक किया तो मैं ठीक हो गया। तो आज देश की दशा को सुधारने के लिए उसकी दिशा को सुधारना जब पड़ेगा, तो उसको पटरी पे लाने में देश को कुछ कष्ट सहना पड़ सकता है, और ये कष्ट बहुत मामूली है। आज कतारों की बात होती है, बचपन से हम लोग कतार में खड़ा होना जानते हैं। किरासन तेल की कतार में खड़े हुए, क्योंकि लालटेन जलेगी तभी हम पढ़ पाएंगे। तो किरासन तेल की कतार में खड़ा होना बारी बारी सभी भाई करते थे। फिर राशन की कतारों में खड़े हुए, गैस आ गई तो गैस के कतार में खड़े हुए, बिजली बिल के कतार में खड़े हुए, टेलीफोन बिल के कतार में खड़े हुए, और सिनेमा की कतार में तो रोज ही खड़े होते हैं। तो कतार में तो खड़े होने के आमादी हैं, लेकिन कतारें अच्छी नहीं है, ये समाप्त होनी है, और इसके लिए प्रयास करना चाहिए सरकार को। जो लोग हैं वो कर भी रहे होंगे। मैं हुजूर नहीं, बिल्कुल सर, अगर कतार में खड़े खड़े मर जाए तो क्या होगा? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझ। तो मैं इन्हीं शब्दों, बैठ जाइए, क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश सही दिशा में जा रहा है, लेकिन देश के सही दिशा में जाने पे जहां तो 83% जनता देश के साथ है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 16-17% जिनको कहा गया, जो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको समझना चाहिए, लेकिन देश को भ्रष्टाचार मुक्त, देश को पारदर्शी